और सबसे पहले बात संतों को मिलने वाली पेंशन की करते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां साधु संतों को पेंशन देगी योगी सरकार। साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का तो आपको बता दें कि साधु संतों को पेंशन देने की योजना तैयार की है योगी सरकार ने। साधु संतों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। सभी निराश्रितों को ये योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ कैंप लगाकर साधु संतों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि चिन्हित योजना के तहत 400 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग देगा सभी को पेंशन। तो योगी सरकार ने बेसहारा पुरुष, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने का फैसला किया, जिस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी की और मांग कर दी। वो चाहते हैं कि साधु संतों को 20,000 रुपए पेंशन दी जाए। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी सरकार के उस कदम के बाद आया है जिसमें सरकार ने फैसला किया है कि निराश्रित पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों को सरकार पेंशन देगी। सीएम योगी ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का भी फैसला किया है। न्यायालय भी इस बारे में सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि निराश्रितों के प्रति कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ऐसे सभी निराश्रित जनों को बिना भेदभाव के पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर के 500 करने हम जा रहे हैं। सीएम योगी के बयान के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को उन लोगों के लिए भी पेंशन का इंतजाम करना चाहिए जो लोग रामलीला और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। योगी सरकार का दावा है कि उनके इस कदम से राज्य के तमाम निराश्रितों को फायदा होगा। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के तंज से साफ है कि विरोधी पार्टियां इस कदम को भी आगे सियासी पैंतरे में तब्दील कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी सरकार ने बेसहारा पुरुष, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगों को पेंशन देने का फैसला किया, जिस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी भी ली और मांग कर दी कि चाहते हैं कि साधु संतों को 20,000 रुपए तक की पेंशन दी जाए। तो योगी सरकार के बेसहारा लोगों को पेंशन देने के फैसले का अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत किया, और इस पेंशन योजना में 60 साल के ऊपर के साधु संतों को भी शामिल किया गया। इसे लेकर साधु संत भी खुश नजर आए और सरकार के फैसले का वे समर्थन कर रहे हैं। इन्हें जिन्हें लोग मिलेंगे जिसके पास कोई साधन नहीं है और उनको सहयोग की जरूरत है, ऐसे लोगों को यदि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम स्वतः संत हैं, इसलिए संतों की बात जरूर सोचते हैं। उनका अंतःकरण संत है, सब कुछ संत है, वे सुशासन संत, इसलिए संतों की बात सोच रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर एनसीडब्ल्यू ने बीजेपी विधायक साधना सिंह को भेजा है नोटिस। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये नोटिस भेजा गया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये नोटिस भेजा है। साथ ही कहा, इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। एनसीडब्ल्यू इस तरीके की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है, ये बात एनसीडब्ल्यू ने कही। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने साधना सिंह से जल्द जवाब मांगा है।
तो बीजेपी विधायक की मायावती पर अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन्होंने 4.5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। अब जनता तय करेगी इनका क्या करना है। समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, कोई राजनीति में ये भाषा इस्तेमाल करेगा? ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उन्हें, इसलिए क्योंकि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय के नाम रहा, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को मंच से संबोधित किया, जिससे प्रवासी भारतीय खासे प्रभावित हुए। You must be knowing that India has the largest diaspora in the world at almost 31 million. Means 3.1 crores. 31 million. And this diaspora is spread throughout the globe. However, what marks all of you is the shared common identity and what is तो प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने प्रवासी दिवस का शुभारंभ किया था। यूपी को इस आयोजन का पहला अवसर मिल रहा है। योगी ने कहा कि प्रवासियों को समृद्ध भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। बदलती काशी प्रवासियों के लिए स्वागत के लिए खड़ी हुई है। हम सबके महान नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और तब से लेकर के लगातार प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने, उनके अनुभव और उनकी प्रतिभा का लाभ भारत ले सके, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों ने जो ऊंचाइयां। और इस बीच विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रवासी दिवस की कॉन्फ्रेंस किट की बुक पर एमजे अकबर की तस्वीर विदेश मंत्रालय की टीम के साथ छपी हुई है। एमजे अकबर की तस्वीर छपी सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह के साथ एमजे अकबर की तस्वीर छपी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। तो विदेश राज्य मंत्री रहे थे एमजे अकबर, जिन्होंने अपना पद यौन शोषण के आरोप लगने के बाद छोड़ा था। तो उनकी तस्वीर सामने आई और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की किसे बड़ी लापरवाही कहा जाएगा। खास बात यह कि कॉन्फ्रेंस किट की बुक पर एमजे अकबर की तस्वीर सभी गणमान्य लोगों के साथ नजर आई। अगली खबर मथुरा से, जहां मथुरा के चर्चित जवाहर बाग कांड पर एसीजेएम अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले के आरोपी रामवृक्ष यादव और चंदन बोस पर कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट और जमीन कब्जा करने का आरोप है, जिस पर कोर्ट ने 45 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है, जबकि 2 महिलाओं को दोष मुक्त करार दिया। शेष बचे 5 आरोपी अब तक फरार हैं, जिनके खिलाफ अलग से सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि जवाहर बाग कांड में चंदन बोस समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 52 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। 15 मार्च 2016 का है और इसमें 45 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। तो इसमें कितने लोग आरोपी थे और कितने को बरी किया गया? इसमें 52 लोग आरोपित थे, 5 लोग नहीं आए, 47 लोगों का जजमेंट था, जिसमें 2 महिलाओं के लिए बरी कर दिया गया है, बाकी 45 लोगों के लिए सजा दी गई है। 45 लोगों का सजा का ऐलान आज कर दिया गया है। मैक्सिमम सजा 3 साल की गई है। फाइन भी निर्धारित है। चूंकि न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया है वो स्वागत योग्य है। हम अपील करेंगे और सारे लोगों की अपील दाखिल करेंगे।
प्रयागराज कुंभ में आज एक बार फिर से भक्तों का सैलाब उमड़ा। पौष पूर्णिमा के मौके पर कुंभ के शाही स्नान में 1,07,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पिछले शाही स्नान यानी कि 14 और 15 जनवरी के शाही स्नान में 2 करोड़ लोगों ने प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। आपको ये बता दें कि इस कुंभ में 6 शाही स्नान होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि हर स्नान में इसी तरह भक्त उमड़ेंगे। सीएम योगी ने प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि कुंभ में स्नान के लिए विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को भी शुभकामनाएं दी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज की धरती पर पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों के प्रति, सभी पूज्य संतों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पौष पूर्णिमा की अपनी बधाई देता हूं। कुंभ का यह पर्व देश और दुनिया में पार संभावनाओं वाले प्रदेश को एक नई दिशा देने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सहित देश के कई कद्दावर नेताओं के गुरु और कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के महंत 111 वर्षीय शिवकुमार स्वामी का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे शिवकुमार स्वामी ने आज दोपहर अंतिम सांस ली। पीएम ने ट्वीट कर किया कि मुझे सिद्धगंगा मठ के जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने जिस बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य किए हैं वे अभूतपूर्व हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2007 में उनके 100वें जन्मदिन पर कर्नाटक सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया था और 2015 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया था। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी उठा चुके हैं। बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। 2 महीने पहले सरकार से वार्ता हुई थी लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। इसको लेकर एक बार फिर से शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कई शहरों में सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर, बस्ती, जौनपुर और एटा की, जहां शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच महा स्ट्राइक करेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और वहीं अनुपमा जायसवाल से मिले हैं शिक्षा मंत्री। बड़ी खबर मिल रही है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुलाकात एक बार फिर हुई है। अनुपमा जायसवाल को शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन सौंप दिया है जल्द समस्याओं के समाधान का। इस बीच आश्वासन भी दिया है। मुलाकात के दौरान शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वे भी मौजूद रहे। 18 जनवरी से इको गार्डन में तमाम शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अनुपमा जायसवाल को शिक्षा मित्रों ने अपना ज्ञापन सौंपा है और जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी यहां मिला है। आपको ये भी बता दें कि जिस दौरान मुलाकात हो रही थी वहां शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। यूपी में मोरंग के अवैध खनन की जांच कर रही सीबीआई ने आज फिर हमीरपुर में दस्तक दी। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने हमीरपुर के मोदहा बांध गेस्ट हाउस को अपना कैंप कार्यालय बनाया। ये टीम अवैध खनन करने वाले पट्टे धारकों से पूछताछ कर रही है। अभी हाल ही में हमीरपुर की तत्कालीन जिलाधिकारी बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए ईडी को ये फाइल सौंपी है। अवैध खनन का ये पूरा मामला जुलाई 2012 के बाद का है, जब जिले में 60 मोरंग के खनन के पट्टे दिए गए थे। चलिए बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी। गाजियाबाद में आज हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम सुहाना हो गया। अगले मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि 3 दिन तक मौसम का जो हाल है वो यूं ही बना रहेगा और हल्की बारिश भी
हो सकती है। इसके साथ ही लोगों को ठंड की वापसी महसूस हो सकती है। दरअसल पहाड़ों पर लगातार बर्फ पड़ने से दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त